Good morning, friends. Welcome back to my channel, and I hope you all will be fine. After a long time, I'm going to post this video of Vedic civilization. तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने वैदिक सिविलाइजेशन का थोड़ा सा इंट्रो पढ़ा था, वैदिक सिविलाइजेशन कैसे भारत में आए और वैदिक सिविलाइजेशन का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे हिस्ट्री में, ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। इसको हम आर्य सभ्यता भी कहते हैं। तो जैसा कि आर्य सभ्यता आर्य भारत में कहाँ से आए, कहाँ बसे और किस तरह से उन्होंने पूरे भारत का आर्यकरण शुरू किया। और अगर हम बात करें तो जब तक हमें नहीं पता था कि सिंधु सभ्यता भी कोई ऐसी प्राचीन सभ्यता है, तब तक हम यही मानते थे कि वैदिक सभ्यता हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता है। जब ये खोज हुई कि सिंधु सभ्यता जैसी भी कोई ग्लोरीफाई सभ्यता भारत में जन्मी है, तब हमें पता चला कि वैदिक सभ्यता के पहले भी कोई ऐसी नगरीय सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता यानी आर्य सभ्यता के बारे में। तो आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। कई अलग अलग हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग उनका अलग अलग मत है, पर जो सबसे ऑथेंटिक व्यू है, जो सबसे ऑथेंटिक स्टेटमेंट है, वो ये है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे और भारत में आकर सप्त सैंधव प्रदेश में बस गए। सप्त सैंधव प्रदेश आज का जो है पंजाब की बात अगर हम करें तो पंजाब है। पंजाब 5 नदियों से बना है और उसमें 2 नदियाँ और जोड़ दीजिए, सिंधु और घग्गर, तो ये 7 नदियाँ हो गई और नाम दे दिया गया सप्त सैंधव प्रदेश। तो ये सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बस गए और जो कि ये हमारा उत्तर का एरिया है और ये साउथ का एरिया है। तो जो वैदिक कल्चर है, इसको वैदिक नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ईश्वर द्वारा दिए गए कुछ जो उपदेश हैं, दिए गए कुछ हिम्स हैं, जिनको ऋषि और मुनियों ने राइटिंग्स में लोगों को दिया है, या उस राइटिंग्स के थ्रू हमें ये पता चलता है कि वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता क्या थी। तो उन ऋषि मुनियों के द्वारा ही पूरे भारत का आर्यकरण किया गया। आर्य हम पहले भी बात कर चुके। आर्य एक बहुत श्रेष्ठ नस्ल जिसको कहा जाए, पूरे विश्व में जो सबसे श्रेष्ठ जाति या सबसे श्रेष्ठ तरह के जो मनुष्य हैं उनको आर्य बोला गया और वो अलग अलग देशों में जाकर बस गए। तो चूँकि हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय सभ्यता की। तो जो आर्य यहाँ पर आके बस गए, उन्होंने यहाँ पर अपना जो ईश्वर के दिए गए संदेश थे, जो उनके पास नॉलेज था, जो उनका रहन सहन था, वो सारी चीज़ें उन्होंने अपने राइटिंग्स में लिखी हैं, जिसको हम एक हिस्टोरिक एज भी कह सकते हैं। जैसा कि पहले वीडियोस में हमने बोला था कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। तो वैदिक कल्चर जो है, वैदिक सभ्यता है, ये हिस्टोरिक एविडेंस का या हिस्ट्री का एक प्रॉपर शुरुआत है, जिनकी राइटिंग्स के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि वैदिक कल्चर या आर्य सभ्यता क्या थी। तो अब हम बात करते हैं कि अगर टाइम पीरियड जो सिंधु सभ्यता का है वो 2500 BC से 1750 BC तक है और उसके बाद 1500 BC से 600 BC तक का जो हमारा टाइम पीरियड है वो वैदिक कल्चर का है। लास्ट में भी हम ने बात किया था कि जो 1500 BC से ये हमारा टाइम पीरियड है वैदिक कल्चर का, और सिंध सभ्यता का यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है 2500 BC से 1750 BC तक। तो 1750 BC से 1500 BC के बीच का जो टाइम पीरियड है वो है तकरीबन 250 साल, मतलब 250 ईयर्स। अब इन 250 ईयर्स का जो बीच का टाइम है, इसको हम ट्रांसमिशन पीरियड कहते हैं। अच्छा, एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता से में जाने में कोई एक दिन में तो इतना बड़ा चेंज नहीं हुआ। एक दिन में सिंधु सभ्यता का पतन नहीं हुआ, एक दिन में आर्यों का आक्रमण नहीं हुआ। तो आर्यों को यहाँ पर आना, मध्य एशिया से सप्त सैंधव प्रदेश में आना, यहाँ पर रहना, यहाँ के कल्चर को अपनाना, यहाँ अपनी बातें इंक्लूड करना या अपने रहन सहन को यहाँ पर लाना, वो सारी जो चीज़ें हैं ये सब पूरा करने में 250 साल लग गए। तब जाकर एक प्रॉपर सभ्यता सामने आई, जिसको हम वैदिक सभ्यता या आर्यों की सभ्यता कहते हैं। तो चूँकि सबसे पहले वेद लिखे गए हैं तो इसको हम वैदिक सभ्यता नाम दे देते हैं, या ऋग्वैदिक टाइम पीरियड। ऋग्वैदिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई सबसे पहले ऋग्वेद की रचना की तो उसको ऋग्वैदिक पीरियड बोल दिया जाता है।
तो ये सारी चीज़ें आर्यों का यहाँ पर आना, यहाँ पर डिफेंड करना, ऐसा नहीं है कि एक दिन में आकर यहाँ पर बस गए, उन्होंने अपनी पूरी सभ्यता का प्रचार प्रसार किया, नहीं, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा होगा। तो यहाँ पर जब आए हैं, अब उन्होंने पूरे भारत को आर्य बनाना है, तो क्या करेंगे? तो एक बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि थे या पुरोहित कह सकते हैं, राजा विदेह के पुरोहित थे गौतम राहुगढ़। उनका काम था कि नॉर्थ इंडिया के लोगों को आर्य बनाना है, नॉर्थ इंडिया का जो एरिया है इसका आर्यीकरण करना है। एग्जामिनेशंस में भी क्वेश्चन आता है कि उत्तर भारत का आर्यीकरण किसने किया? तो गौतम राहुगढ़ ने। फिर उसी तरह दक्षिण भारत यानी साउथ का एरिया जो है, वहाँ पर अगस्त ऋषि थे जिन्होंने साउथ के एरिया को आर्यीकरण करना प्रारंभ किया, यानी उनको आर्य बनाना, श्रेष्ठ बनाना शुरू किया। अब क्या हुआ भाई, इससे पहले भी भारत में कुछ और राजा होंगे और कबीलों के राजा होंगे छोटे छोटे, और आर्य भी थे, तो उन लोगों में युद्ध हुआ। तो ये जो छोटे छोटे राजा थे भारत के, वो करीब 10 राजा होंगे। वो 10 राजा, और आर्य जो है बहुत बलशाली थे, बहुत बुद्धिमान थे, और उन्हीं में से एक कबीला था भरत कबीला। तो जो भरत, जैसे इंडियन आर्मी में कई सारे रेजिमेंट होते हैं, बिहार रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, कुमायूं रेजिमेंट, उसी तरह आर्यों में एक कबीला था भरत, जो बहुत ही योद्धा प्रवृत्ति का था, बहुत शक्तिशाली था, युद्ध कला में बहुत प्रवीण था। तो भरत कबीला और भारत के जो 10 राजा थे पहले के, उनके बीच युद्ध हुआ, जिसको हम दशराज युद्ध के नाम से जानते हैं। इस दशराज युद्ध में आर्य विजयी हुए और पूरी तरह से भारत पर आर्यों का कब्जा हो गया, और भारत को आर्य की सभ्यता या आर्यीकरण पूरी तरह से बना दिया गया। ये है भारत को कैसे आर्यीकरण किया गया, कैसे भारत को पूरी तरह से आर्य सभ्यता में तल्लीन किया गया, ये सारी बातें हमने इसमें डिस्कस की हैं। अब हम बात करते हैं, चूँकि जो आर्य सभ्यता है वो पूरी तरह से रिटन एविडेंसेस पर डिपेंड है, यानी जो भी हमें लिखी हुई बातें, जो हमें वेद मिले हैं, जो पुराण मिले हैं, उन्हीं के बिहाफ पे हमें जान सकते हैं कि जो आर्य सभ्यता थी वो कैसी थी। तो अब सबसे पहले हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि जो वैदिक टाइम पीरियड है, जो आर्य सभ्यता है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऋग वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग वैदिक काल है उसमें प्रारंभिक 3 वेदों की रचना हुई है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। और जो उत्तर वैदिक काल है यानी लेटर वैदिक पीरियड है, उसमें हमारे अथर्ववेद की रचना हुई है। तो क्वेश्चन बहुत आता है, अथर्ववेद की रचना किस टाइम पीरियड में हुई है? तो आपका लेटर वैदिक पीरियड है। अब उस आर्य सभ्यता को जानने के लिए या वैदिक कल्चर को जानने के लिए हमें उनकी सोसाइटी को, उनके रहन सहन को, उनकी सोच को, उनके ज्ञान को, और क्या क्या चीज़ें उन्होंने बहुत इम्प्रूव की हैं, उन सारी चीज़ों को जानने के लिए हमको जानना होगा कि आर्य कैसे थे, कैसे उनका जीवन, रहन सहन, क्या करते थे, ये सारी बातें हम बात करते हैं। और आर्य सभ्यता वैदिक सिंध सभ्यता से किन चीज़ों में अलग थी, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो हम बात करते हैं ऋग्वैदिक पीरियड की। ऋग्वैदिक पीरियड में जो समाज था वो 4 पार्ट्स में डिवाइड था। ये आज की ही तरह है। आज तो खैर अब कास्टिज्म पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, ऑन रिटन भी और प्रैक्टिकल भी। तो ऋग्वैदिक पीरियड की बात हम करें तो हमने आपको ऐसे ट्रायंगल बना के बताया ताकि आपको थोड़ा सा और ईजी हो जाए। तो जो सबसे ऊपर ये पोलर पॉइंट है, ये हमारा ईश्वर, मतलब ईश्वर को सर्वोच्च माना गया है। ईश्वर के बराबर कोई सत्ता नहीं है, ईश्वर सर्वोच्च है। और ईश्वर के बाद जो सबसे प्रथम भाग है वो ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। लेकिन ये जो सारा डिवाइडेशन है ये काम के बिहाफ पे है, मतलब कुछ लोग सोसाइटी में होंगे जो पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, जिनको बहुत नॉलेज होगा, जो बहुत पूजा पाठ में आगे होंगे, उन लोगों को कहा गया कि भाई आप ब्राह्मण हैं, आपको ये काम आता है, तो आप ये काम करिए और आप ब्राह्मण। आप देखेंगे जो ब्राह्मण का इसमें एरिया है बहुत कम है, आज भी पूरे भारत में 2 से 3% ही ब्राह्मण है। तो मतलब बहुत कम लोग स्कॉलर होते हैं। उसी तरह से ब्राह्मण का बहुत छोटा सा पार्ट था, पर वो सब बहुत नॉलेजेबल थे, बहुत पढ़े लिखे थे, और उनको बोला गया कि आप ब्राह्मण हैं। क्षत्रिय जो लोग, जैसे कि हम बात करें, भरत कबीला जो था वो योद्धा प्रवृत्ति का था, बहुत बलिष्ठ थे, बहुत लड़ने में माहिर थे। उसी तरह से जो लोग लड़ना पसंद करते थे, जो युद्ध लड़ना चाहते थे, वो हमारे क्षत्रिय वर्ग में आ गए। जिनको लड़ाई करना पसंद था या जो शरीर से बलिष्ठ थे, जिनको युद्ध में, कला में बहुत इंटरेस्ट था, वो क्षत्रिय वर्ग में हो गए।
और वैश्य की बात करें तो जिनको हिसाब किताब में बहुत अच्छे थे, जिनको व्यापार करना पसंद था, वो हमारे वैश्य वर्ग में आ गए। और शूद्र का मतलब होता है सेवा करना। आज शूद्र का मतलब लोग बहुत गलत ले लेते हैं, अन्यथा वर्ग से लेते हैं। नहीं, शूद्र का मतलब होता है जो सेवा करता है। तो बहुत से लोगों में सेवा करने की आदत होती है, सेवा करना पसंद करते हैं, तो उनको कहा गया कि भाई आप शूद्र हैं तो आपको ये काम पसंद है तो आप शूद्र हैं। तो ये जो डिवाइडेशन था ये कर्म के बिहाफ पे तो बहुत अच्छा था, अच्छी बात है कि भाई अब जैसे हम अपनी फैमिली की बात करें कि मान लिया मुझे पढ़ाना पसंद है, मुझे पढ़ना पसंद है, तो मैं क्या हो गई, ब्राह्मण हो गई। पापा मेरे आर्मी में हैं, या पापा को फाइटिंग करना पसंद है, पापा को युद्ध की चीज़ों से बहुत प्यार है, तो क्षत्रिय हो गए। भाई है वो अपना बिजनेस कर रहा है, उसको बिजनेस में इंटरेस्ट है, उसने एमबीए किया हुआ है, तो वो वैश्य हो गया। और मेरी मम्मी है जो हाउस मेकर है, तो वो क्योंकि वो हम सबकी सेवा करती हैं, हम सबका ध्यान रखती हैं, तो वो शूद्र हो गई। एज अ डिवाइडेशन ऑफ वर्क दैट इज़ अ वेरी आइडियल थ्योरी। लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड में यही बात आती है तो क्या हो गया, अब जो आदमी मतलब पूजा पाठ कर रहा है, काम कर रहा है, वो बर्थ के हिसाब से उसका जो क्या कास्ट है, जो उसकी कैटेगरी है, डिसाइड हो गई। ये तो गलत है कि भाई अगर कोई पढ़ने में अच्छा है वो ब्राह्मण है, ये तो उसके काम के बिहाफ पे होगा, लेकिन उसके आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हो सकता है उनमें से कोई पढ़ने में एकदम बेकार हो सकता है किसी को पूजा पाठ में इंटरेस्ट ना हो सकता है वो ब्राह्मण में नहीं आना चाहता हो। पर क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण का बेटा पोता उनकी जनरेशन का है तो ब्राह्मण ही हुआ। उसी तरह से जो शूद्र है वो उसके पूर्वज सेवा करते होंगे, तो उसके जितने भी आने वाली पीढ़ियां हैं वो उनको बना दिया गया, नहीं तुम शूद्र ही हो, तुम निचले हो। उसी तरह वैश्य का बेटा वैश्य, वैश्य की जो पीढ़ियाँ हुई वो वैश्य, क्षत्रियों की जो पीढ़ियाँ हुई, अब हो सकता है क्षत्रियों में कोई पढ़ना चाहता हो, किसी को पढ़ाने में इंटरेस्ट हो, किसी को यज्ञ करने में इंटरेस्ट हो, पर नहीं, तुम्हारी जो कास्ट है क्षत्रिय, तो तुम क्षत्रिय ही रहोगे। ये जो डिवाइडेशन लेटर वैदिक पीरियड में हुआ ये ठीक नहीं था, और फिर उसमें इतनी कुरीतियाँ आ गई कि कहीं ना कहीं आज तक हम इन सब बातों को हैंडल करते हैं। फिर बाद में तो आप देखेंगे बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म होता है, महावीर, बहुत सारे ऐसे स्कॉलर हैं, बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने इन चीज़ों को एज अ संविधान में भी कास्टिज्म को ख़त्म किया गया। तो ये ऋग वैदिक पीरियड का जो आइडियल सोशल सिस्टम था, क्या था कि काम के बिहाफ पे जो समाज था उसको बांटा गया था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जो यही समाज है वो बाय बर्थ हो गया, यानी किसी की कास्ट, किसी का काम, वो सिर्फ उसके बर्थ के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि वो क्या करेगा। तो दैट विल बी नॉट फाइन फॉर एवरीवन, और आज भी ये एक्सेप्टेबल नहीं। अब हम बात करते हैं पंचायत की। पंचायत मतलब सीधी सी बात है, इतना बड़ा समाज था तो लोग रहते होंगे, लड़ाई झगड़े कई तरह के ऐसे मामले होंगे, और समाज को कैसे चलाना है उसके लिए पंचायत होती होगी। तो पंचायत का क्या सिस्टम था इस बारे में हम बात करते हैं। अब जो आर्यंस थे उनकी 3 तरह की पंचायत होती थी, एक सभा, समिति और विदत। ये मैं जो बोल रही हूँ आप चाहें तो कुछ नोट भी कर सकते हैं, तो शायद आपको आगे काम आएगा। सभा, समिति और विदत। सभा की बात करें, आज के टाइम पे सभा क्या है कि जो कुछ लोग, आम लोग मिलके ऐसे मीटिंग करते हैं, वो सभा हो गई। तो जो आम लोगों की सभा थी, जो कॉमन पीपल्स का असेंबली थी, उसको हमने सभा का नाम दिया। कॉमन पीपल्स के बीच का कोई झगड़ा होता था, कोई बात होती थी, किसी भी तरह का निपटारा होता था, किसी भी तरह की मीटिंग्स होती थी, वो हमारी सभा के अंतर्गत आती थी। समिति क्या होती है, आज भी आप ध्यान रखेंगे कि जो समिति है, कमेटी है, वो कुछ एलीट लोगों की कमेटी होती है।